कभी सोचा है कि क्या हो अगर एक ऐसा हीरो जिसने सब कुछ खो दिया हो, उसे अपना भविष्य, अपनी पूरी दुनिया को फिर से लिखने का एक और मौका मिल जाए? आज हम जिस कहानी की बात करने वाले हैं वो बिल्कुल इसी सवाल का जवाब है। ये कहानी है एक ऐसे नारुतो की जो 7वां होकागे है, एक वॉर हीरो है, लेकिन एक ऐसी तबाह हो चुकी दुनिया से आया है जहां अब कुछ नहीं बचा और अब उसे सब कुछ बचाने का बस एक आखिरी मौका मिला है। और ये पूरी कहानी शुरू होती है इन हताश शब्दों से। ये भविष्य के बोरुतो के अपने पिता नारुतो से कहे गए आखिरी शब्द थे। एक ऐसी दुनिया में जहां सब कुछ खत्म हो चुका था, सिर्फ एक उम्मीद बाकी थी, और वो था नारुतो। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये नौबत आई ही क्यों? वजह थी उत्सुसुकी क्लैन का हमला। उन्होंने पूरी निंजा दुनिया को सचमुच घुटनों पर ला दिया था। सासुके जैसे महान योद्धा और दोस्त मारे जा चुके थे, कवाकी भी नहीं बच सका था, और इसी तबाही की राख से इस आखिरी उम्मीद की योजना ने जन्म लिया। अपनी आखिरी सांसें लेते हुए और अपने सारे चक्र के साथ बोरुतो रिनेगन की एक फॉरबिडन टेक्निक का इस्तेमाल करता है। कीमत उसकी अपनी जान, और इनाम उसके पिता की आत्मा ठीक 20 साल पीछे चली जाती है। ये उसके बेटे का अंतिम बलिदान था। तो जब नारुतो की आंखें खुलती हैं तो वो अपने 12 साल के शरीर में होता है, और वो मौका, वो पल था वही रात जब उसने स्क्रॉल ऑफ सील्स चुराया था। जो अतीत था अब उसका वर्तमान बन चुका था। और यहीं पर बात सबसे दिलचस्प हो जाती है, वो फर्क जो तब के और अब के नारुतो में था। जरा सोचिए, इरुका और मिजुकी के सामने अब अकादमी का वो सबसे कमजोर बच्चा नहीं खड़ा था। नहीं, उनके सामने खड़ा था एक वॉर हीरो, एक होकागे, एक ऐसा इंसान जो अपने अंदर पूरे भविष्य का अनुभव और उसका सारा दुख समेटे हुए था। मिजुकी, जो उस बच्चे को एक आसान शिकार समझ रहा था, उसकी तो सोच ही धरी की धरी रह गई। नारुतो ने उसे बस एक ही पल में अपने सिग्नेचर मूव रेसेनगन से हरा दिया। इरोका और क्रिस्टल बॉल से ये सब देख रहे तीसरे होकागे की आंखें फटी की फटी रह गईं। ये उनकी समझ से बिल्कुल परे था। फिर नारुतो अपनी सील के अंदर कुरामा का सामना करता है, लेकिन इस बार कोई नफरत या गुस्सा नहीं था। उसने सीधे अपना हाथ आगे बढ़ाया और बस एक फिस्ट बम्प में दशकों की यादें, युद्ध, दर्द और दोस्ती की भावनाएं सीधे कुरामा तक पहुंच गईं, और उसी पल उन दोनों के बीच का रिश्ता हमेशा के लिए बदल गया। तो अब अतीत में वापस आकर नारुतो के पास भविष्य का ज्ञान था और एक महान निंजा की शक्ति थी। उसने ठान लिया था कि वो पुरानी गलतियों को नहीं दोहराएगा और अपनी इस नई ताकत से पुराने रिश्तों और चुनौतियों को एक नया मोड़ देगा। इसकी पहली मिसाल हमें मिलती है बेल टेस्ट में। पिछली बार की नाकामी के बजाय इस बार नारुतो एक लीडर की तरह सामने आया। उसने एक ऐसी कमाल की रणनीति बनाई जिसने टीम 7 को एक यूनिट की तरह काम करने पर मजबूर कर दिया, और उन्होंने काकाशी से बेल छीन ली। ये इस बात का पक्का सबूत था कि अब चीजें बहुत अलग होने वाली थीं। अपने भविष्य की यादों में नारुतो ने बहुत से लोगों को खोया था। उसे उन मौतों का बहुत पछतावा था, लेकिन अब उसके पास उन दुखद कहानियों को फिर से लिखने की ताकत थी। और इसकी शुरुआत हुई ज़ाबुज़ा और हाकू से। लैंड ऑफ वेव्स मिशन में, जहां पहले एक ट्रेजेडी हुई थी, वहां अब जीत थी। नारुतो ने सासुके के साथ मिलकर काकाशी को बचाया। हाकू की वो जिसे कोई तोड़ नहीं सकता था, उस तकनीक को उसने हजारों क्लोन से तोड़ दिया और ज़ाबुज़ा को गाटो को खत्म करने में मदद की। मतलब इस बार उन दोनों की वो दुखद मौत नहीं हुई, नहीं, उन्हें एक नया जीवन मिला। इसके बाद टीम 7 चुनिन परीक्षा में दाखिल हुई, और यहीं फॉरेस्ट ऑफ डेथ में उनका सामना उस दुश्मन से हुआ जिसने भविष्य में सासुके की जिंदगी पूरी तरह बदल दी थी, महान सानिन ओरोचिमारू। लेकिन इस बार नारुतो तैयार था। ओरोचिमारू ने उन्हें बच्चों की टीम समझकर कोई कसर नहीं छोड़ी। उसने अपना सबसे भयानक जुत्सु इस्तेमाल किया और हजारों जहरीले सांपों की एक सुनामी उन पर छोड़ दी। ये एक ऐसा हमला था जिसे रोक पाना किसी भी गेनिन के लिए नामुमकिन था। लेकिन नारुतो कोई आम गेनिन नहीं था। उसने तुरंत एक प्लान बनाया। सासुके के फायर स्टाइल में अपनी विंड स्टाइल मिलाकर उसने आग का एक ऐसा बवंडर बनाया जिसने पूरी की पूरी सांप सेना को एक ही पल में जलाकर राख कर दिया। ओरोचिमारू हैरान रह गया था।
तो यहाँ समझने वाली बात यह है कि ओरोचिमारू का सामना किसी बच्चे से नहीं बल्कि भविष्य के सबसे ताकतवर निंजा से हो रहा था। नारुतो ने सेज मोड का इस्तेमाल किया और अपने हजारों क्लोन के साथ एक रोशन गन बैराज से मांडा जैसे विशाल सम्मन को भी धूल चटा दी। लेकिन अपनी सारी ताकत और भविष्य के ज्ञान के बावजूद हर चीज को बदलना नामुमकिन था। एक पल की चूक में ओरोचिमारू सासुके को कर्ज्ड मार्क देने में कामयाब हो ही गया। ये नारुतो के लिए एक रिमाइंडर था कि ये लड़ाई इतनी आसान नहीं होगी। अब आते हैं इस कहानी के सबसे इमोशनल मोड़ पर, एक ऐसा पुनर्मिलन जिसके लिए नारुतो ने पूरी जिंदगी इंतजार किया था, अपने गुरु और अपने माता पिता से मुलाकात। जब नारुतो ने अपने सामने जिराया को देखा तो वो अपने आंसू रोक ही नहीं पाया। वो दौड़कर उनसे लिपट गया। वो सिर्फ एक गले मिलना नहीं था, बल्कि सालों का दर्द, संघर्ष और अकेलेपन का इजहार था। अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने के लिए नारुतो जानता था कि उसे कुरामा के साथ पूरी तरह से एक होना होगा। जिराया की मदद से उसने अपने पेट पर लगी 4th होकागे की सील को खोलने का फैसला किया, पर उसे ये नहीं पता था कि ये पल उसकी दुनिया बदलने वाला है। जैसे ही सील खुली, उसके माता पिता द्वारा छोड़ी गई चक्र की छाप एक्टिवेट हो गई और फिर मिनाटो और कुशिना की आत्माएं उसके सामने प्रकट हुईं, उस बेटे के सामने जिसे वे कभी बड़ा होते नहीं देख पाए। ये एक ऐसा परिवार था जो आखिरकार पूरा हो गया था। और फिर कुरामा कुछ ऐसा करता है जिसकी किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। अपने इस नए रिश्ते का सम्मान करते हुए वो अपनी चक्रा पावर का इस्तेमाल करता है और मिनाटो और कुशिना की आत्माओं को हमेशा के लिए गायब होने से रोक लेता है। वो उस दुखद विदाई को नारुतो की आत्मा के अंदर एक परमानेंट, एक स्थायी फैमिली रियूनियन में बदल देता है। ये एक बहुत बहुत बड़ा मोड़ था। अपने परिवार के इमोशनल सपोर्ट और कुरामा के साथ पूरी तरह से जुड़ने के बाद नारुतो ने परफेक्ट जिंचुरी की मोड हासिल कर लिया। ये वो शक्ति थी जो उसे ओरिजिनल टाइमलाइन में पूरे 4 साल बाद मिली थी। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, इतनी जल्दी इतनी शक्ति हासिल करने और अपने परिवार को अपने साथ रखने के बाद क्या नारुतो सच में उस भयानक भविष्य को आने से रोक पाएगा? क्या वो उन सभी को बचा पाएगा जिन्हें उसने एक बार खो दिया था? जवाब चाहे जो भी हो, एक बात तो तय है, नारुतो अब अकेला या कमजोर नहीं है। अपने सुनहरे मोड में वो अपने माता पिता और गुरु की आत्माओं के साथ अतीत और भविष्य की किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार है।